हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास सेवन्थ के चैप्टर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि शुद्रांत में जो भोजन का अवशोषण है वो किस प्रकार होता है। तो मैंने कल आपको बताया था कि जो पचा हुआ भोजन होता है वो जो आमाशय में पचित भोजन होता है वो उसके बाद छोटी आंत में उसका अवशोषण होता है। तो वो पचा हुआ भोजन छोटी आंत में उसका अवशोषण किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो जो पचा भोजन होता है वो जो छोटी आंत होती है उसकी जो भित्ति होती है उसमें जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें अवशोषित हो जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति जो होती है उस पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। छोटी आंत पर आपने छोटी आंत का डायग्राम देखा होगा तो देखा होगा उसमें ऐसे विलाई की तरह ऐसी संरचनाएं होती हैं। छोटी छोटी उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिन्हें हम दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत में क्या भूमिका है। ये दीर्घरोम जो होता है वो पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु जो तल क्षेत्र होता है उसको बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। तो इस दीर्घरोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार होता है। ऐसी कुछ संरचना देखने को मिलती है ऐसी। तो ये क्या होता है, जब ये फैलता है तो उससे क्या होता है, जो तल क्षेत्र होता है वो बढ़ जाता है। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा ये रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। फिर उसके पश्चात अवशोषित भोजन का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। उनका ये अवशोषण जटिल पदार्थों को बनाने में क्रिया करता है। इस प्रक्रम को हम स्वांगीकरण कहते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो दीर्घ रोम होते हैं वो सतह से जो पचा हुआ भोजन होता है उसका अवशोषण करते हैं तथा जो वहाँ पर ब्लड वेसल्स होती है उनमें वह अवशोषित भोजन चला जाता है। फिर उसके पश्चात अवशोषित पदार्थ जो होते हैं उनका स्थानांतरण रुधिर वाहिकाएं जो ब्लड वेसल्स होती है उनके द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में होता है, विभिन्न भागों तक होता है। यहाँ पर उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को हम स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण एसिमिलेशन कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन जो होता है ऑक्सीजन की सहायता से CO2 एवं जल में होता है। जो कोशिकाओं में ग्लूकोज होता है उसका विघटन ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो जब हम ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन के संपर्क में इसका विघटन होता है, जिससे CO2 एवं जल में हो जाता है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं। ठीक है। और क्या होता है, इससे ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता या अवशोषण नहीं होता वो बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। अब देखिए, बड़ी आंत बृहद आंत शुद्धांत की अपेक्षा छोटी होती है। अब आप छोटी आंत जो होती है भाई वो बड़ी आंत से बड़ी होती है। उसकी जो लंबाई होती है छोटी आंत की वो बड़ी आंत से ज़्यादा होती है। और जो बड़ी आंत होती है उसकी मोटाई छोटी आंत से अधिक होती है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो बृहद आंत होती है शुद्धांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है, मतलब मोटी होती है बड़ी आंत। ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। इसका मुख्य कार्य जो होता है जल व लवणों का अवशोषण करना होता है। जो बचा हुआ अपचित पदार्थ होता है वो मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है और समय समय पर गुदा के द्वारा मल जो होता है उसको हम बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को निष्कासन कहते हैं। अब देखो, हमने अपने बारे में पढ़ा कि हमारे अंदर पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल परित्याग ये सब कैसे होता है। अब हम देखेंगे जो घास खाने वाले जंतु होते हैं उनमें पाचन किस प्रकार से होता है। अब देखिए, क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है। वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खाना न खा रहे हों। ठीक है, आपने देखा होगा
जो गाय भैंसें होती है वो जब चारा चरती है उसके बाद जब वो बैठ जाती है फिर खड़ी होती है तब उनको आपने अक्सर जुगाली करते हुए देखा होगा। भाई वो ऐसा क्यों करते हैं? तो आइए हम पढ़ते हैं। वास्तव में वे पहले क्या करते हैं, वो घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय में एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। ठीक है, ये भाग रूमेन प्रथम आमाशय कहलाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो रूमिनेंट होते हैं उनमें आमाशय, रूमिनेंट में जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनमें आमाशय को 4 भागों में बांटा होता है। ठीक है, जो रूमिनेंट में जो आमाशय होता है वो 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कण कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इनको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है जिसे वे चबाता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर किसी रोमंती मतलब जुगाली करने वाले पशुओं का जो आमाशय होता है उसे 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला देखिए, इसकी जो आरनाल है उसमें एक ग्रशिका है, ये रुमेन है, ये छोटी आंत है, ये आमाशय है, ये अंधनाल है और बड़ी आंत है। तो ये क्या करता है, पहला भोजन को एक बार में खा लेगा और अपने आमाशय में इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, आमाशय में इकट्ठा करता जाता है और उसे प्रथम आमाशय कहते हैं। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे मुंह में वापस लाता है, चबाता है और इस प्रकार इसमें भोजन का पाचन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बॉक्स में आपके लिए यहाँ पर कुछ लिखा है। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। ये संक्रमण, खाद्य विषाक्तता अथवा बच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में ये अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में ये घातक भी हो सकती है। इसका मुख्य कारण शरीर में जल व लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए आपको क्या करना चाहिए, जैसे आपको चिकित्सक के पास जाने से पूर्व रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में 1 चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिला देना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल ORS कहते हैं। अब ORS की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी जा सकती है। क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, जुगाली करना कहते हैं। मैंने यहाँ पर बताया था कि इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, रोमंतस या फिर जुगाली करना कहते हैं। ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंती कहलाते हैं। अब देखिए, घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है। वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जो घास होता है उसमें सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है और वो एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट या रोमंती पशु, हिरन आदि में रूमेन में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। अब देखो, पहली जानना चाहती है कि ये जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं चबा पाते। बूझो जानना चाहता है कि मनुष्य मेवासियों की तरह सेल्यूलोज क्यों नहीं पचा पाते। तो भाई उसके लिए लंबी आहार नाल की आवश्यकता होती है। और हम इनके क्वेश्चन का आंसर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जानवरों जैसे घोड़ा है, खरगोश है आदि में छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंदनाल कहते हैं। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। मनुष्यों में आहार नाल में मनुष्यों की जो आहार नाल होती है उसमें ये अनुपस्थित होता है। इसी कारण वे जो होते हैं सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा है जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख है न ही पाचन तंत्र है। फिर वे किस प्रकार से भोजन का अंतग्रहण करते हैं एवं उनका पाचन करते हैं। खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो विषण के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें न तो पाचन तंत्र होता है और न उनमें मुख होता है। फिर वो भोजन का पाचन कैसे करते हैं। तो ऐसे ही एक जीवों में हम बात करेंगे अमीबा की। अमीबा में संभरण एवं पाचन।